Good morning, students, and welcome, students, in my YouTube channel Amit Gupta Pharmacology. Today we are discussing the another topic of your HAP is the anatomy and physiology of ear. In a previous video हमने जैसे कल लास्ट आपको बात की थी इसको आई को डिस्कस किया था। जैसे कि हमने कल से सेंस ऑर्गन आपको स्टार्ट कराए थे। सेंस ऑर्गन में आपको बताया था दिया था 5 सेंस ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी: आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। स्किन को मैं यहाँ कराऊंगा नहीं क्योंकि स्किन हम पहले इंटेग्रेटरी सिस्टम में डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर मैं आपको 4 ऑर्गन पढ़ाऊँगा: आई, ईयर और इसके अलावा 2 आई, ईयर, नोज एंड टंग। ठीक है, तो आई हमने कल क्लियर कर दिया था, तो आज हम ईयर को स्टार्ट करते हैं दोबारा। तो बेसिकली अब देखें तो ईयर है ये क्या ऑर्गन है जिसका मेन फंक्शन क्या है। हमारा 2 मेन फंक्शन होते हैं, एक हियरिंग का और दूसरा क्या रहता है, बैलेंसिंग का। तो ईयर की वजह से ही हमारी बॉडी का बैलेंस हो पाता है और ईयर की वजह से ही हम कोई चीज़ को सुन पाते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शंस। Ear are the organs of hearing and balance that perform their function by interacting their sensory receptor with a mechanical stimuli such as a sound waves or for hearing movement for balancing of the body। यानी कि जो ईयर है वो हमारे ऑर्गन्स का ईयर ऑर्गन्स है कि वो हियरिंग और बैलेंस के लिए बैलेंस का फंक्शन परफॉर्म करता है बाय द सेंसरी रिसेप्टर्स और मैकेनिकल स्टिमुली। मैकेनिकल स्टिमुली मतलब क्या है, जो फ्लूइड भरा हुआ है उसके जो ऊपर उसका फ्लूइड का लेवल ऊपर नीचे होने की वजह से, और सेंसेशन सेंसरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सेंसेशन रिसीव करते हैं बाय द वाइब्रेशन से वो हम हियरिंग कर पाते हैं। और मैकेनिकल स्टिमुली की वजह से क्या होता है, बैलेंसिंग हो पाती है। तो दोनों ही चीज़ें कहाँ हो रही हैं, आपकी ईयर के अंदर हो रही हैं। तो जो ईयर का जो ईयर ऑर्गन है उसमें मेन फंक्शन क्या है, 2 रहेंगे। एक आपकी हियरिंग आप सुन पाते हैं और दूसरा बैलेंसिंग। जैसे बैलेंसिंग को मैं आपको करता हूँ, आप जब देखते हैं कि लोग बस में या ट्रेन में कहीं बैठे हुए होते हैं और बैठने के बावजूद अगर वो सो रहे होते हैं तो वो गिर नहीं पाते हैं, बैठे बैठे गिर नहीं पाते हैं। गिरने का ना गिरने का रीज़न क्या होता है कि उनका ईयर में जो फ्लूइड है, एंडोलिम्फ होता है, पेरिलिम्फ, दोनों फ्लूइड होते हैं, वो उसकी बॉडी को बैलेंस मेंटेन करते हैं। अगर वो फ्लूइड ऊपर नीचे जैसे ही उसका लेवल ऊपर नीचे हो जाता है तुरंत बॉडी उसको मूवमेंट करके जस्ट अपोजिट साइड में लेके आएगी ताकि वो ना गिरे। तो उस तरीके से बॉडी बार बार उसे गिरने से रोकती रहती है बाय द बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ ईयर। तो पहले बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ ईयर्स की। तो ईयर में देखें तो ईयर के भी 3 पार्ट हैं। सबसे बाहर वाला पार्ट होता है उसे एक्सटर्नल ईयर, फिर उसके बीच वाला पार्ट है दैट इज द मिडल ईयर, और फिर उसके अंदर जो पार्ट है सबसे अंदर वो इंटरनल ईयर। तो दे आर ईयर ये डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। जैसे आप देख रहे हैं, दिस इज द आउटर ईयर, एक्सटर्नल ईयर, और ये आपका मिडल ईयर, और ये आपका इनर ईयर या फिर इंटरनल ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर कलेक्ट द साउंड वेव्स डायरेक्टली देम टू द मिडल ईयर विच ट्रांसफर टू द इनर ईयर। यानी कि जो एक्सटर्नल ईयर होगा वो साउंड वेव को कलेक्ट करता है, वो फिर डायरेक्ट करता है मिडिल ईयर को हिस्सा, और मिडिल ईयर से वो ट्रांसफर होकर इनर ईयर तक पहुंच जाती है। और इनर ईयर जो होता है वो आपका सबसे अंदर वाला है। इनर ईयर कन्वर्ट द साउंड वेव्स इनटू द नर्व इम्पल्स एंड ट्रांसफर टू हियरिंग एरिया ऑफ ब्रेन्स। और जो आपकी इनर ईयर में साउंड वेव पहुँचेंगी और वहाँ पर जो नर्व इम्पल्स होते हैं वो आपके जनरेट होते हैं साउंड वेव्स की वजह से, और वो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होकर आपके हियरिंग एरिया ऑफ ब्रेन में पहुँच जाते हैं बाई द आपकी जो ऑडिटरी नर्व्स होती है। ऑडिटरी नर्व्स आपकी ईयर से आती है, वो आपके ब्रेन में इम्पल्स करके जाएगी। वो जो इम्पल्स आपके साउंड वेव की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, और वो जब इम्पल्स आपके ब्रेन में पहुंचते हैं तभी आप किसी भी साउंड को इंटरप्रिटेशन कर पाते हैं, किस तरह का साउंड है किस तरह नहीं है पहचान पाते हैं। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर का ईयर कंसिस्ट ऑफ एडिकल पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स एंड टाइफनिक मेम्ब्रेन। तो मेरी जो 3 पार्ट रहेंगे आपके एक्सटर्नल ईयर में, पहला क्या है आपका एडिकल ईयर पिन्ना जिसे बोलते हैं, जो हमें बाहर से दिखा होता है, ये स्ट्रक्चर ऑफ ईयर पिन्ना। फिर आपकी ऑडिटरी मीटर्स होती है जिसको हम ऑडिटरी मीटर्स बोलते हैं, और उसके बाद ये थोड़ा सा एक मेम्ब्रेन होती है जैसे टाइफनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम के नाम से जानते हैं। 3 पार्ट है ईयर पिन्ना, या ऑरिकल, ऑडिटरी मीटर्स और टाइफनिक मेम्ब्रेन जिसे ईयर ड्रम कहते हैं। तो ऑरिकल क्या है, जो सबसे बाहर वाला पार्ट है, ये फ्लेक्सिबल फनलसिव एक्सपेंडेड पोर्शन दैट प्रोजेक्टेड फ्रॉम द साइड ऑफ द हेड। ठीक है, हेड ऑफ द साइड में लटका हुआ रहता है, फ्लेक्सिबल है, फनलसिव है, और ये मेनली आपका फाइब्रोब्लास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ होता है जिसके ऊपर स्किन की लेयर होती है। एक्सटर्नल मीटर्स जो है आपकी, ये वाली जो कैनाल है ये क्या है आपकी ऑडिटरी कैनाल, या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स भी कहते हैं। ये लगभग सिग्माइड शेप की ट्यूब होती है जो कि 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और ये एरिकल पोर्शन से, एरिकल ऑफ ईयर से लेकर टाइफनिक मेम्ब्रेन के बीच में होती है। और ये बेसिकली क्या करती है, प्रिवेंट द हार्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम हिटिंग टू द टाइफनिक मेम्ब्रेन। टाइफनिक मेम्ब्रेन जो इनर ईयर मिडल ईयर के पहले है
उस पोर्शन में किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट को से टाइफनिक मेम्ब्रेन को हिट ना हो तो उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, साथ में टाइफनिक मेम्ब्रेन को किसी पॉल्यूटेंट का पहुंचना, पॉल्यूटेंट से रोकने का काम भी करते हैं। तो मेनली तो एक्सटर्नल ईयर में क्या होगा, 3 पार्ट हो गए आपके ईयर पिन्ना, ऑडिटरी मीटस या ऑडिटरी कैनाल कहते हैं, और आपका ये ईयर ड्रम या टाइफनिक मेम्ब्रेन। अब ऑडिटरी कैनाल्स इज ए लाइन एंड हेयर, इसमें ऑडिटरी कैनाल जो होती है उसमें क्या क्या पोर्शन होगा। ऑडिटरी कैनाल्स इज ए लाइन विद हेयर फॉलिकल एंड सबकेसियस ग्लैंड्स एंड मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स एंड कॉल्ड कर्क्यूमिनस ग्लैंड्स। तो ऑडिटरी कैनाल जो है उसमें आपको कुछ हेयर फॉलिकल्स होते हैं, कुछ सेबेसियस ग्लैंड होती हैं जो, और साथ में स्वेट ग्लैंड होती हैं जो मॉडिफाइड हो जाती हैं किसमें, कर्क्यूमिनस ग्लैंड में। डेट सेक्रेट्स ब्राउनिश सेमी सॉलिड स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड कैरिमिन एंड ईयर वैक्स। और जो आपका कैरिमिनस ग्लैंड जो होती हैं ईयर के अंदर वो एक ब्राउनिश सेमी सॉलिड स्टिकी सब्सटेंस को सिक्रेट करती हैं जिसे हम कैरिमिन के या ईयर वैक्स के नाम से जानते हैं। और बेसिकली ईयर वैक्स या ईयर कैरिमिन का जो वर्क होता है बेसिकली जो पॉल्यूटेंट्स हैं आपकी ईयर में ना पहुंच पाएँ, कोई बाहर का फ्लूइड आपके टाइफनिक मेम्ब्रेन तक ना पहुंच पाए, उन सबसे ये प्रिवेंट करता है, रोकता है। टाइफनिक मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड ईयर ड्रम। ईयर ड्रम कहते हैं इज ए थिन सिल्वर कलर ग्रे मेम्ब्रेन दैट कम्प्लीटली सेपरेटेड द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस फ्रॉम द मिडल ईयर। ठीक है, तो टाइफनिक मेम्ब्रेन क्या है, ईयर ड्रम भी कहते हैं, एक थिन सिल्वर कलर का एक मेम्ब्रेन है जो कि सेपरेट करती है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस को और मिडल ईयर और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस जो कैनाल है उसको सेपरेट करने का काम किसका होता है, आपका इसी ईयर ड्रम का होता है। ठीक है, फिर आते हैं ईयर ड्रम इज कवर्ड बाय 3 टिश्यू लेयर। ईयर ड्रम जो होती हैं उनमें 3 लेयर की कवरिंग होती है। आउटर जो होती है एपिडर्मिस की, मिडल जो होती है फाइब्रस टिश्यू की, और सबसे अंदर जो होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की। तो 3 लेयर ऑफ से कवर रहता है क्या, ईयर ड्रम। अब आते हैं हम मिडल ईयर पोर्शन पे। दिस इज़ द मिडल ईयर, ये वाला पोर्शन है, ये क्या है, मिडल ईयर पोर्शन रहता है। तो मिडल ईयर इज ए इरेगुलर शेप है, ईयर फिल्ड केविटी है, और जो कि इनक्लोज होता है आपके टेम्परल लोब इन लाइनिंग बाई एपिथेलियम। टेम्परल लोब आपका बोन्स है स्कल की, इसमें इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट रहता है, इसके इनक्लोज में रहेगा। ईयर फिल्ड केविटी होती है। इट इज सेपरेट फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर बाय द ईयरड्रम। अगर एक्सटर्नल ईयर की बात करें तो एक्सटर्नल ईयर से और इनर ईयर से कैसे कैसे सेपरेट रहता है। एक्सटर्नल ईयर का जो लास्ट पोर्शन होता है वो ईयरड्रम रहता है, जो से अटैच होगा। और फ्रॉम द इंटरनल ईयर से आपकी बोनी पार्टीशंस होते हैं। फ्रॉम द इंटरनल ईयर बाई ईयर बोनी पार्टीशन डेट कंटेन 2 मेम्ब्रेनस ओपनिंग होती हैं, एक ओवल विंडो होती है, राउंड विंडो होती है। जैसे आपको मैं यहाँ फिगर से क्लियर बताएं तो ये जो आपकी ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये क्या है, आपका इनर ईयर है। होगी और एक राउंड विंडो होगी, उससे तो ये सेपरेट होता है कैसे, इनर ईयर से, और एक्सटर्नल ईयर से कैसे हो रहा है, टाइफनिक मेम्ब्रेन से हो रहा है। ठीक है, तो ऑडिटरी ऑसिल्स जो इसके अंदर कुछ बोन्स होती हैं, जैसे ये मेलस इनकस स्टेपिस, मेलस इनकस स्टेपिस आप देखेंगे, तीनों बोन लेंगे, मेलस इनकस स्टेपिस। ठीक है, तो ये जो ऑडिटरी ऑसिल्स आर 3 वेरी स्मॉल बोन्स होती हैं, बहुत साइज में छोटी होती हैं, और बॉडी की सबसे छोटी बोन्स जो होती हैं वो यही होती हैं, ऑडिटरी ऑसिल। दे आर द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी एंड फॉर्म ए चैन क्रॉस द मिडल ईयर फ्रॉम द टाइफनिक मेम्ब्रेन। एक चैन लाइक सीरीज बनाते हैं जो टाइफनिक मेम्ब्रेन से लेकर ओवल विंडो के बीच में प्रेजेंट रहती है, जिसमें 3 बोन होती हैं, मेलस इनकस स्टेपिस, और ये एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं, और इनके ये क्या करती हैं, वाइब्रेशन को और ज़्यादा एनहांस करती हैं। जब वाइब्रेशन और ज़्यादा बढ़ेगी तो उस वजह से हमारे जो इनर ईयर में जो आपके रिसेप्टर्स हैं वो आपके वाइब्रेशन की वजह से स्टिमुलेट होते हैं और हम किसी साउंड वेव को महसूस कर पाते हैं। ठीक है, द मिडल ईयर इज कम्युनिकेट विद द नेसोफेरेंक्स बाय द इशियन ट्यूब्स दैट ओपनिंग द इनटू द फेरेंक्स। तो मिडल ईयर में एक पोर्शन नेसोफेरेंक्स में जो कम्युनिकेट नेसोफेरेंक्स से कनेक्टेड होता है बाय द एशियन ट्यूब्स। जैसे आप देखना चाहें तो ये जो आपकी जा रही है ट्यूब नीचे की तरफ, ये नेसोफेरेंक्स में जाती है, जिससे हम ऑडिटरी ट्यूब या एशियन ट्यूब्स के नाम से जानते हैं, जो आपकी सीधे सीधे नेसोफेरेंक्स में कनेक्ट होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कुछ लोग धुआं जो होते हैं कान से निकालते हैं, तो कान से धुआं जो निकालने का कारण है वो क्योंकि वो नेसोफेरेंक्स जो ऑडिटरी ट्यूब्स होती है या एशियन ट्यूब होती है, इसी के थ्रू वो कान से निकाल देते हैं। ये डायरेक्टली कहाँ है, हमारे माउथ में कनेक्ट होती है। बेसिकली इसका कारण क्या होता है, जब ओवर साउंडिंग हो रही होती है, बहुत ज़्यादा साउंड आए तो उस साउंड की वाइब्रेशन ज़्यादा हमारे इनर ईयर में ना पहुँचे, उसको बाईपास कर रहे हैं, यहाँ सीधे ना आए,
ज़्यादा साउंड आ रहा है तो उसको बाईपास करने के लिए इसका काम होता है, जिससे कि इनर ईयर में ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े हाई वाइब्रेशन ऑफ साउंड की वजह से। तो और कुछ इससे ज़्यादा काम नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इंटरनल ईयर के बाद में। इंटरनल ईयर का आल्सो कॉल्ड लैबिरिंथ कहते हैं इसको, ड्यू टू इट्स इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ चैम्बर्स। इसमें बहुत सारे चैम्बर्स होंगे और टनल्स होती हैं, जिसकी वजह से लैबिरिंथ बोलते हैं। और ये इंक्लोज होता है टेम्परल बोन के अंदर प्रेजेंट होता है। इट कंटेन ए ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस, और इसी के अंदर जो मेन ऑर्गन जो है जिसकी वजह से हम हियर कर पाते हैं और बैलेंस कर पाते हैं बॉडी का, वो दोनों प्रेजेंट रहते हैं। इंटरनल ईयर कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट, एक होता है बोनी लैबिरिंथ और दूसरा होता है मेम्ब्रेन लैबिरिंथ। जो बाहर वाला पार्ट होगा बोनी लैबिरिंथ होता है, जो बोनी लैबिरिंथ के अंदर एक मेम्ब्रेनस पार्ट होता है वो आपका मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होता है। तो बोनी लैबिरिंथ होता है वो आपके डिवाइड टू मेन पार्ट होते हैं, वेस्टिबुलर, थ्री मेन पार्ट में डिवाइड होते हैं, वेस्टिबुल, सेमीसेलुलर कैनाल्स एंड कोक्लिया। जैसे आप स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये क्या है आपका, जो आपका राउंडेड पोर्शन दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, सेमीसेलुलर कैनाल्स हैं। ये जो आपकी हैं यहाँ पर ये वेस्टिबुल पोर्शन है, और ये आपके जो ग्राउंड दिख रहा है ये कॉक्लिया, ये कॉक्लिया पोर्शन हो गया। ये जो है वो आपका वेस्टिबल्स हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सेमीसेलुलर कैनाल्स हो गई। तो तीन पोर्शन मेन है इनर ईयर के अंदर, इसमें लैबिरिंथ के अंदर। पहला इज सेमीसेलुलर कैनाल्स, दूसरा आपका वेस्टिबुल पोर्शन, तीसरा आपका कॉक्लिया पोर्शंस, ठीक है। तो तीन मेन पार्ट हो गए किसके अंदर, बोनी लैबिरिंथ यानी कि इनर ईयर के अंदर, वेस्टिबल, सेमीसेलुलर कैनाल्स और कॉक्लिया। तो वेस्टिबल क्या है, द वेस्टिबल दिस इज द ओवल सेंट्रल पोर्शन ऑफ द बोनी लैबिरिंथ, बीच में होगा एकदम पोर्शन, जैसे मैंने आपको बताया था जस्ट, ये बिल्कुल क्या है, मिड में है, मिड पोर्शन होता है बोनी लैबिरिंथ का। इट कंटेन ओवल एंड राउंड विंडो, दोनों ही जो विंडो जो ओपन होती हैं, जो आपकी मिडल ईयर से कनेक्टेड होती हैं, ओवल और राउंड विंडो दोनों ही विंडो इसी से ही कनेक्टेड होती हैं, वेस्टिबल पार्ट में ही होती हैं, ठीक है। सेमीसेलुलर कैनाल्स होती हैं, देयर आर थ्री सेमीसेलुलर कैनाल्स होंगी कंटिन्यूड विद वेस्टिबुलर एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल। जो वेस्टिबुलर पोर्शन होता है उससे कनेक्टेड तीन कैनाल होती हैं, और तीनों कैनाल तीनों पोर्शन में होती हैं, 3D में प्रेजेंट होंगी। जैसे आपका एक एंटीरियर होगी जो आगे की तरफ होगी, एक पोस्टीरियर होगी पीछे तरफ होगी, एक लेटरल होगी जो साइड से होते हुए जाएगी। तो ये तीनों कैनाल होने की वजह से क्या है, एक लिम्फ फ्लो होता है, एंडोलिम्फ पेरिलिम्फ होता है। फ्लूइड की वजह से जब ये एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल जो सेमीसेलुलर कैनाल्स हैं, इनमें लिम्फ ऊपर नीचे होता है, लेवल इनका बढ़ता घटता है, तभी बॉडी का क्या होगा, बैलेंस उसी से मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट आपका कॉक्लिया पोर्शन है, जो आपका स्पाइरल है, स्नेल शेप जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज द कॉक्लिया पोर्शंस। एंड योर कॉक्लिया पोर्शन इज स्पाइरल कैनाल प्रेजेंट इन द कंटिन्यूशन विद द वेस्टिबुल्स, वेस्टिबुल के जस्ट नीचे प्रेजेंट होगा, और ये स्नेल लाइक शेप होता है, जिसकी वजह से ये बेसिकली कॉक्लिया को हम ये बोलते हैं, कॉक्लिया इज द ऑर्गन ऑफ हियरिंग, इसकी वजह से हम हियर कर पाते हैं, सुन पा रहे हैं। एंड वेस्टिबुल इज द ऑर्गन ऑफ वेस्टिबुल एंड सेमीसेलुलर कैनाल्स की ऑर्गन ऑफ बैलेंसिंग, जिसकी वजह से बैलेंसिंग पॉसिबल हो पाती है। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका जो इंटरनल ईयर की है, जो बाहर वाला स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, जो आपका ये दिख रहा है डेट इज़ द लाइट ग्रीन का है, वो क्या है, बोनी लैबिरिंथ है। और जो डार्क ग्रीन है वो आपका क्या है, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है। फिर आप इसमें देखिए ये 1 2 3, ये क्या है आपके सेमीसेलुलर कैनाल्स हैं, एक पोस्टीरियर हो गई, एक एंटीरियर हो गई और एक लेटरल हो गई। फिर ये बीच में मिड वाला पार्ट है, ये आपका क्या होता है, ये आपका वेस्टिबुलर पार्ट होता है, और वेस्टिबुलर पार्ट से जब नीचे आते हैं ये स्नेल से स्ट्रक्चर होता है, ये आपका क्या होता है, कॉक्लिया हो जाता है। तो ये पोर्शन हो गया आपके तीनों सेमीसेलुलर कैनाल्स हो गई, वेस्टिबुलर पोर्शन हो गया और कॉक्लिया पोर्शन हो गया। फिर मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ जो सबसे अंदर पार्ट होता है, द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ हैज़ ए ऑलमोस्ट सिमिलर शेप ऑफ बोनी लैबिरिंथ की जैसा ही है, एंड कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ सेक्स एंड ट्यूब्स लेइंग विद बोनी लैबिरिंथ, ठीक है। And the membranous labyrinth is filled with the fluid is called endolymph, resembled to the intercellular fluid composition। तो इसके अंदर जो अंदर फ्लूइड बड़ा होगा वो कौन सा होता है, एंडोलिम्फ होता है, और जो बाहर जो इसके बोनी लैबिरिंथ बड़ा होता है उससे क्या होते हैं, पेरिलिम्फ होते हैं। तो ये तो बात हो गई एनाटॉमी ऑफ ईयर्स की। नाउ कम टू द फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग की। फिजियोलॉजी कैसे हम हियरिंग की पॉसिबिलिटी होती है उसको भी यहाँ देख लेते हैं। तो द साउंड वेव्स हैज़ द प्रॉपर्टी पिच एंड साउंड। जैसे पहले आप साउंड को समझ लीजिए, तो साउंड जो रहती है हमारी, जो उसमें दो चीज़ें होती हैं, पिच होता है, वॉल्यूम होता है। पिच से हम ये समझ पाते हैं कि साउंड को पहचानना मतलब बहुत तीखा साउंड है, बहुत भारी साउंड है, आवाज़ भारी है, आवाज़ बहुत तीखी है,
ये डिपेंड करता है पिच ऑफ द साउंड पर, और वॉल्यूम एक अलग चीज़ होती है। तो पिच ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाई फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स। अगर साउंड वेव्स की फ्रिक्वेंसी जैसे जैसे चेंज होती है, बढ़ती घटती है, तो उससे पिच ऑफ द साउंड चेंज होती है, ठीक है। एंड इज मेजर इन हर्ट्ज। और ऑडिबल जो रेंज होती है हमारी, जो पिच ऑफ द साउंड की, वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज की भी होती है। अगर 20 से लेकर 20 हर्ट्ज के बीच में अगर साउंड की फ्रिक्वेंसी नहीं है तो उस साउंड को हम नहीं सुन सकते। तो जो हमारी हियरिंग की बेस्ट कैपेसिटी है साउंड रेंज को की फ्रिक्वेंसी की, और 20 to 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। द वॉल्यूम डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड्स। और वॉल्यूम जो है ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड्स पे। मैग्नीट्यूड्स का मतलब है कितना लंबा उसका लेंथ है एक साइकिल कंप्लीट करने में, दैट इज़ द मैग्नीट्यूड्स। क्योंकि आपने देखा होगा साउंड वेव्स में जो भी आप दो चीज़ें होती हैं, एक लेंथ होता है और एक फ्रिक्वेंसी होती है। फ्रिक्वेंसी डिसाइड कर रही है यहाँ पर टाइप ऑफ द साउंड के लिए, और जो एक साइकिल कंप्लीट करने में जो लेंथ है वो डिसाइड कर रही है आपके वॉल्यूम ऑफ द साउंड के लिए। अगर लेंथ ज़्यादा लंबी है तो वॉल्यूम आपको ज़्यादा बड़ा सुनाई देगा, लेंथ कम है यानी एम्पलीट्यूड कम है तो वॉल्यूम कम रहेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड्स एंड द साउंड वेव एंड इज मेजर इन डेसिबल। डेसिबल में हम मेजर करते हैं किसको, वॉल्यूम को, और पिच को हम मेजर करते हैं फ्रिक्वेंसी में, हर्ट्ज में। द वेरियस इवेंट इज द इन्वॉल्व इन द हियरिंग आर गिवन बिलो। इसको भी समझ लो तो और अच्छी क्लियर हो जाएंगे। साउंड वेव्स आर कलेक्टेड बाय ऑरिकल। ऑरिकल से क्या होगा, साउंड वेव कलेक्ट किया जाता है या एक्सटर्नल पार्ट ऑफ ईयर है, डायरेक्टली इनवर्ट थ्रू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स, ऑडिटरी कैनाल में यहाँ से पहुँचा दिया जाएगा। व्हेन द साउंड वेव्स स्ट्राइक ऑन द ईयर ड्रम इट बिगिन टू वाइब्रेट एट द सेम फ्रिक्वेंसी थ्रू द साउंड वेव्स। तो क्योंकि जब ऑरिकल से एक्सटर्नल ईयर से मिडिल ईयर पहुँचा, मिडिल ईयर से कहाँ गया, ये साउंड की वेव्स कहाँ टकराई, ईयर ड्रम से। ईयर ड्रम से जब टकराती हैं, स्ट्राइक करती हैं, तब ईयर ड्रम में क्या होता है, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। उसी फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन स्टार्ट होती है जिस फ्रिक्वेंसी का वो साउंड होता है। सिमिलर फ्रिक्वेंसी की वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती हैं। और ये जो द सेंट्रल एरिया ऑफ ईयर ड्रम अटैच टू द मेलस विच आल्सो स्टार्ट, जो सेंट्रल एरिया ऑफ ईयर ड्रम है वो बाद में किस अटैच होता है, मेलस, इनकस, स्टेपिस, 3 बोन जो आपके मिडल ईयर में है उन तीनों से अटैच होता है। और वो पहले किससे हुआ अटैच, मेलस से होगा। और मेलस में जब ये वाइब्रेशन पहुंची तो मेलस वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है, फिर वाइब्रेशन ट्रांसमिट होगी किस में पहुंचेगी, मेलस से इनकस में, इनकस से स्टेपिस में। और ये बोन इस तरह की होती हैं, ये वाइब्रेशन को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं, मतलब उसकी वाइब्रेशन जो है उसको और ज़्यादा तेज कर देती हैं। द फोर्स ऑफ वाइब्रेशन इज ट्रांसमिट टू द स्टेपिस टू द ओवल विंडो देन द पेरिलिम्फ ऑफ द वेस्टिबल्स। फिर ये जो वाइब्रेशन होती हैं आपके स्टेपिस बोन से होते हुए ओवल विंडो के थ्रू आपके इंटरनल ईयर में पेरिलिम्फ के वेस्टिबुल पोर्शन में पहुंच जाती है, ठीक है। फिर क्या होगा, जब यहाँ से ये होती हुई ये क्या हुआ आपका ऑर्ट्रियोसेल्स हुआ, और ये विंडो से होते हुए कहाँ पहुँच गई, ईयर के अंदर पहुँच गई। जब ईयर के अंदर पहुँचेंगी फिर जब वाइब्रेशन प्रेशर वेव्स इज ट्रांसफर टू द एंडोलिम्फ। अब पेरिलिम्फ से कहाँ पहुँचेगा, एंडोलिम्फ में। जो बोनी लैब्रिमिंथ के अंदर है वो क्या है, पेरिलिम्फ है, और मेम्ब्रेनस लैब्रिमिंथ के क्या है, वो एंडोलिम्फ है। वो एंडोलिम्फ में पहुँचेंगी और कहाँ पर, कॉक्लियर डक्ट में पहुँचेंगी। अब कॉक्लियर डक्ट में क्या होते हैं, बेसिलर मेम्ब्रेन होती है, उसके बेसिलर मेम्ब्रेन में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। और वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा स्टार्ट होने की वजह से ऑडिटरी रिसेप्टर क्या होंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे। जब ऑडिटरी रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं जिसकी वजह से वो जो वाइब्रेशंस हैं वो आपकी इम्पल्स में चेंज हो जाती हैं, और जिससे हम किसी भी साउंड को वो इम्पल्स पे हमारे ब्रेन में पहुंचती हैं बाय द ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू, और मतलब वेस्ट ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू, और जिसकी वजह से हम कोई साउंड को वेव्स को पहचान पाते हैं, ठीक है। तो ये वो साउंड वेव्स आए मिडल ईयर में, मिडल ईयर से इनर ईयर में कहाँ हुआ, पेरिलिम्फ में, फिर एंडोलिम्फ में, फिर पेरिलिम्फ में आती हैं, फिर वो आपकी राउंड विंडो से होते हुए बाईपास बाहर निकल जाती है। क्योंकि अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक वाइब्रेशन लेंगी तो साउंड हमें सुनने में परेशानी होगी। तो बाद में जो एंडोलिम्फ को एक्टिवेट करने के बाद में वही वाइब्रेशन क्या होती है, बाहर निकल आती हैं बाई द राउंड विंडो। ये गया और उसके बाद में बाहर निकल जाता है, ठीक है। द स्टिमुलेशन ऑफ ऑडिटरी रिसेप्टर जब स्टिमुलेट हो जाएंगे, कॉज डीपोलराइजेशन ऑफ रिसेप्टर सेल्स। जब ऑडिटरी रिसेप्टर स्टिमुलेट हो रहे हैं वाइब्रेशन की वजह से, कहाँ, एंडोलिम्फ के अंदर, जो डीपोलराइजेशन करते हैं रिसेप्टर सेल्स की वजह से, और डीपोलराइजेशन जब होना शुरू होता है जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स जनरेट होते हैं। तो द नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट टू द वेस्टिबुलर ऑक्लियर नर्व्स, वेस्टिबुलर ऑक्लियर नर्व्स में पहुँचेंगे, और वेस्टिबुलर नर्व्स से वो टेम्पोरल लोब में सेरेब्रम पर पहुँच जाते हैं,
और ये कॉक्लियर ब्रांच जो होती है, इसमें दोनों हैं, वेस्टिबुलर और कॉक्लियर। वेस्टिबुलर में कॉक्लियर ब्रांच होगी, वो आपकी बेसिकली साउंड की वेव्स को पहुँचाने का काम करते हैं, जिससे हम किसी भी साउंड को पहचान लेते हैं। ठीक है, तो समझ गए होगे, मैं समझ रहा हूँ। पहले साउंड वेव ईयर पहुँचा, मिडिल ईयर पहुँचा, मिडिल ईयर से ईयर ड्रम से होते हुए मिडिल ईयर में ईयर ड्रम यहाँ पहुँचे, ईयर ड्रम से क्या पहुँचे मिडिल ईयर में ऑस्टी आर्टिसल से होता हुआ पैरेलिम्फ, पैरेलिम्फ से एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ में ही सब चीज़ें होती हैं। एंडोलिम्फ के अंदर ही क्या वो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, मेसलर मेम्ब्रेन स्टिमुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, वाइब्रेशन से क्या होते हैं, आपके नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाते हैं, और नर्व इम्पल्स आपके ब्रेन पहुँचेंगे तब आप साउंड वेव को पहचान लेते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपकी। और ये मैं आपको बता रहा था, ये आपका एम्पलीट्यूड जितना बड़ा एम्पलीट्यूड जितना छोटा, जैसे ये क्या है फ्रिक्वेंसी ये क्या है हाई है, ये फ्रिक्वेंसी लो है, तो ये तो हमारा आप साउंड को पहचान सकते हैं इससे। सॉरी, इसी साउंड ये फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, ये फ्रिक्वेंसी कम है। ठीक है, ये हाई पिच रहेगा, ये लो पिच रहेगा। भारी आवाज़ इससे होती है और तीखी आवाज़ क्या होती है, इससे होती है। सॉरी, और आपका ये क्या है, आपका एम्पलीट्यूड्स है। एम्पलीट्यूड्स ज़्यादा है तो वॉल्यूम ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड्स यहाँ कम है तो वॉल्यूम कम है। ठीक, ये तो बात मैंने आपको समझा दी इसके बारे में। अब आते हैं फिजियोलॉजी और बैलेंस कैसे मेंटेन होता है बॉडी का। तो ये सेमिसर्कुलर कैनाल्स होते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ हेड इन स्पेस, कंट्रीब्यूटिंग टू मेंटेन द पोस्चर एंड बैलेंस। तो सेमिसर्कुलर कैनाल्स हैं, तो इसमें जो एंडोलिम्फ पैरालिम्फ का फ्लूइड है वो बेसिकली हेड की पोजीशन और बॉडी को हेड के पोस्चर बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। तो सेमिसर्कुलर कैनाल और वेस्टिबुलर एरिया है, सेमिसर्कुलर कैनाल एंड वेस्टिबुल आर कंसर्न विद बैलेंस के साथ में होता है। बैलेंस का जो रोल होता है वो सेमिसर्कुलर कैनाल्स और वेस्टिबुल दोनों रोल में आती हैं। द अरेंजमेंट ऑफ 3 सेमिसर्कुलर कैनाल्स ऑफ द 3 प्लेन स्पेस, 3 स्पेस में होगी, एक आपकी एंटीरियर होती है, पोस्टीरियर होती है, लेटरल होती है। दी आर सिचुएटेड अबव द बिहाइंड ऑफ द वेस्टिबुल ऑफ द इनर ईयर एंड ओपन यूटेरी। ठीक है, वेस्टिबुल के जस्ट पीछे प्रेजेंट होती है। अगर एनी चेंज इन द पोजीशन ऑफ द हेड कॉज मूवमेंट ऑफ पैरालिम्फ और एंडोलिम्फ, मैंने आपको बताया था इसके अंदर क्या फ्लूइड भरा हुआ है, किसके अंदर, सेमिसर्कुलर कैनाल्स के अंदर। अब आप कोई भी हेड की पोजीशन चेंज हो रही है तो पैरालिम्फ और एंडोलिम्फ के अंदर जो फ्लूइड है उसकी भी उसका मूवमेंट अफेक्टेड होगा, उसका मूवमेंट चेंज होगा। ठीक है, विच ब्लेंड्स देयर हेयर सेल्स, जिसकी वजह से क्या होंगे, हेयर सेल्स क्या होंगे, जो आपके खड़े हुए हेयर सेल्स थे वो आपके क्या होंगे, ब्लेंड हो जाएंगे, मुड़ जाते हैं और स्टिमुलेशन हो जाती है सेंसरी रिसेप्टर्स के लिए। और स्टिमुलेशन सेंसरी रिसेप्टर के स्टिमुलेट की वजह से क्या होती है, ये इन्फॉर्मेशन हमारी ब्रेन को भेज देते हैं कि बैलेंस कुछ गड़बड़ है, तो उसके लिए से रिस्पॉन्स आता है, फिर हमारा जो उससे नीचे गिर रहा होता है वो उससे एकदम सीधे जाता है। रिजल्टेंट नर्व इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड बाय द वेस्टिबुलर नर्व्स which join to the cochlear nerves to form vestibulocochlear nerves। तो इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं वो आपके वेस्टिबुलर नर्व से होते हुए, कॉक्लियर नर्व से होते हुए वेस्टिबुलर ब्रेन में पहुंचेंगे। द सेरेब्रम आल्सो रिसीव द नर्व इम्पल्स फ्रॉम द वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व से रिसीव करेंगे, और उसके बेस पर क्या होगा, इम्पल्स आते हैं। और ये इफरेंट इम्पल्स जो आएंगे ब्रेन से, इफरेंट इम्पल्स पास टू द सेरेब्रम, तो स्कैटर मसल हमारे पहुँचते हैं, और स्कैटर मसल पहुँचने की वजह से क्या हो, हमारी बॉडी दोबारा जो पोस्चर उसका ख़राब हो रहा होता है उस पोस्चर को ख़राब पोस्चर से अच्छे पोस्चर में देने जाती है। दिस रिजल्ट अवेयरनेस ऑफ बॉडी पोजीशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अपराइट पोस्चर एंड फिक्सिंग द आइज ऑन द सेम पॉइंट इंडिपेंडेंटली हेड मूवमेंट्स। तो इस तरीके से आता है। वैसे आपके सिलेबस में फिजियोलॉजी और बैलेंस मेन जो चीज़ें हैं आपके सिलेबस में वो फिजियोलॉजी और हियरिंग वो आप अच्छे समझते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ आपका ईयर वाला पोर्शंस। फिर डिसऑर्डर कुछ रह गए हैं, जो डिसऑर्डर्स में मेनली 3-4 डिसऑर्डर हैं वो आप देख लीजिएगा। पहले एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है, जिसमें मेनली आपकी ओटाइटिस मीडिया मतलब क्या, जो मिडिल ईयर होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है एशियन ट्यूब में नेक्रोसिस की वजह से। और क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया क्या, लॉन्ग टाइम से अगर इन्फेक्शन मतलब मिडिल ईयर में है तो उसे क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया बोल देते हैं। फिर आपका मेसनर डिसीज होता है, मेसनर डिसीज में बेसिकली एंडोलिम्फ होता है, वो ज़्यादा क्वान्टिटी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स अफेक्टेड होते हैं और सेंसिटिव सेल्स को डिस्ट्रक्शन होने लगता है, जिसकी सुनने में दिक्कत होने लगती है, उसे मेसनर डिसीज बोलते हैं। एक्सटर्नल ओटाइटिस का मतलब क्या है, जो बाहर वाला पोर्शन है आपका कान का, उसमें कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, कोई बॉइल्स हो जाए, कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, कोई फुंसी से कुछ निकल जाए, और उस इन्फ्लामेशन या एलर्जी की वजह से जो आपका इन्फ्लामेशन हो रहा है, जो उस एलर्जी की वजह से जो दिक्कत हो रही है, उसी क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ओटाइटिस बोलते हैं।
डीफनेस आप समझ रहे हो कि सुनाई नहीं देना, तो ये डीफनेस बहुत सारे कारण होते हैं, वो आप इसमें देख लेना। फिर कंडक्टिव डीफनेस और आपका सेंसोरियल डीफनेस, दो टाइप के डीफनेस होते हैं। कंडक्टिव डीफनेस मेनली क्या है कि साउंड वेव्स आपके कान में तो पहुंच नहीं है, ओवल ड्यू टू द इम्पेयर्ड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, मतलब साउंड वेव्स आपके इधर ईयर में पहुंच नहीं पा रही हैं या वाइब्रेशन पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से सुनने में दिक्कत हो रही है, तो उस टाइप को हम कंडक्टिव डीफनेस बोलते हैं। और सेंसोनीडियल डीफनेस उस कंडीशन हो जाता है जब आपकी साउंड वेव्स इनर ईयर में पहुंच रही होती हैं, कॉकलिया में पहुंच रही होती है, लेकिन कॉकलिया में कोई डिसीज़ होने की वजह से क्या होते हैं, वो आपके नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं कर पा रहे होते हैं, तो उस ट्रैक डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, सेंसोनीडियल डिफनेस बोलते हैं। दिस इज रिजल्ट ऑफ डिसीज ऑफ कॉकलियर ब्रांच ऑफ द वेस्कुलर नर्व्स और द हियरिंग एरिया ऑफ ब्रेन्स में कॉकलियर नर्व्स में कोई दिक्कत हो जाए या हियरिंग एरिया ऑफ ब्रेन में कोई दिक्कत हो जाए, जिसकी वजह से क्या है, तो पेशेंट जो है उसको साउंड वेव्स का कोई पता नहीं लग पाता है। तो उस तरह डिफनेस दो टाइप की, कंडक्टिव डिफनेस, पाथवे में कोई दिक्कत है तो कंडक्टिव डिफनेस, और अगर उसके जो अंदर जो कॉकलिया में दिक्कत है, जो ब्रेन हियरिंग एरिया में कोई दिक्कत है, तो आपका सेंसोन्यूरल डिफनेस। तो ये कंप्लीट हो गया आपका ईयर। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको लगता है किसी की हेल्पफुल उसका तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट ऑर्गन के साथ में, जिसमें देखेंगे कि साइड जो आपका टंग और नोज़ रहेगा उसको देखेंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।